हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर जीएस के अध्ययन कर रहे हैं। जीएस में अभी आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो है दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का, क्योंकि हमने डिवाइड कर रखे हैं। हमने कहा था कि दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग हफ्ते में अब क्या करेंगे, 3 दिन हिस्ट्री करेंगे और 3 ही दिन ज्योग्राफी करेंगे और बाकी एक दिन कुछ और हम लोग करेंगे। तो हफ्ते में 7 दिन इस तरीके से हमने डिवाइड किया। तो मैंने आपसे बताया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम लोग हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। फिर इसका बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सैटरडे यानी थर्सडे, फ्राइडे एवं सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी। बट आज संडे है दोस्तों, तो संडे को आज क्योंकि मैंने पिछली क्लास में पिछली जो मेरी वीक में मैंने ज्योग्राफी की सिर्फ एक ही सेशन लिया था और मैंने कहा था कि जो अगले वीक है उसमें हम लोग सैटरडे संडे को ज्योग्राफी करेंगे। बट अब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है तो उसमें हम लोग 3 दिन हिस्ट्री करेंगे, 3 दिन ज्योग्राफी करेंगे और एक दिन कोई और हिंदी का सेशन हम लोग लेकर आएंगे, उसको करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों कुछ प्लान है। और हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में, यहाँ इंडियन ज्योग्राफी जो ये सेशन चल रहा बहुत डिटेल से, एकदम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हम लोग इसका जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं, संपूर्ण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। और ये बहुत डिटेल से चलेगा, 0 से लेकर 0 से लेकर शिखर तक, यानी बहुत डिटेल से। आपने देखा होगा कि मैंने इसकी 2 क्लासेस कराई, एक पिछले संडे को कराई थी और एक कल कराई थी। दोनों में अभी सिर्फ भारत का भौगोलिक परिचय ही चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत डिटेल से और एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे बारीकी से। अगर आपने मेरी पीछे क्लासेस देखी होंगी तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से आपको करा रहा हूं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं और सबका स्वागत है जो भी मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं और जो बाद में जुड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं क्या है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो है दोस्तों भारत का भौगोलिक परिचय। हम लोग इसका अध्ययन कर रहे थे। आप लोग मेरे साथ जो भी नए हैं उनको बता दूं, मेरे साथ जो मैं बनाऊंगा, नोट्स बनाते चल रहा है, आपका सारा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिएगा, आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको बहुत फील होगा, अच्छा लगेगा पढ़ के, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो हम लोग भारत के भौगोलिक परिचय जब पढ़ रहे थे तो हमने लास्ट क्लास में लास्ट में जो हमने किया था वो है भारत के तटीय राज्य, यानी भारत के कितने तटीय राज्य और कौन कौन से हैं, इनको हमने किया था। इसी क्रम में मैं आपको फिर एक चीज़ बताना भूल गया था। वो इसलिए भूल गया था क्योंकि मैं आपको मैप बनाना सिखा रहा था, उसी क्रम में मैं भूल गया। तो आपको जब मैं कोस्टल प्लेन पढ़ा रहा था तो कोस्टल स्टेट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था वो कोस्टल स्टेट कितने 9 हैं, कौन कौन से मैंने लास्ट क्लास में ये भी बनाई और मैंने डायग्राम से आपको बनाकर भी दिखाया था कि कौन कौन से। इसी क्रम में मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताया था कि सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, गुजरात की, और सबसे छोटी किसकी है, गोवा की। बट ये जो है, ये जो बात हमने बात कही थी, तो ये कौन से, ये मुख्य भूमि पर। अब मुख्य भूमि मतलब देखिए कि आप समझेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे, ये जैसे कोस्टल प्लेन होती है, ये कोस्टल स्टेट है, ठीक है, यहाँ पश्चिम बंगाल। तो जैसे कोस्टल स्टेट है तो इनका जो तटीय सीमा जो है वो गुजरात की सबसे बड़ी है और गोवा की सबसे छोटी, मैंने लिखा था। अब ये मुख्य भूमि के हैं। इसी तरीके से देखेंगे तो हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इधर लक्षद्वीप। अगर इन द्वीपों को भी शामिल कर दिया जाए तो फिर सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी हो जाएगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, गुजरात से भी बड़ी। अगर हम द्वीप समूह को भी शामिल कर दे तो, है ना, वैसे स्टेट में अगर हम बात करेंगे तो गुजरात है, अगर हम द्वीप समूह को भी शामिल कर दें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो यही लिखना है, लंबाई तटीय लंबाई का क्रम, बस ये हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे तटीय लंबाई का क्रम। तो पहले आप इसमें लिख लेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर कभी भी आपसे आ जाए गुजरात के साथ अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार, ठीक है, अंडमान एवं निकोबार और फिर गुजरात होगा, बस इन 2 को अलग से ऐसे लिख लें, ताकि कभी मान लीजिए आपको गुजरात ना दिया हो, उसकी जगह अंडमान निकोबार, या गुजरात और अंडमान निकोबार दोनों दिया हो, तो आप हमेशा अंडमान निकोबार द्वीप को प्रेफरेंस देंगे, यानी प्राथमिकता देंगे, इसके बाद आप गुजरात को, ये याद रखना है आपको। वैसे पूछा जाए तो वैसे गुजरात है मुख्य भूमि पर, मगर अगर द्वीपों को भी शामिल कर दिया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय रेखा सबसे लंबी मानी जाएगी। ठीक है, ये बात रह गई थी लास्ट क्लास में, इसको मैंने अभी करा दिया है। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे, इससे आगे की बात करेंगे। ठीक है, मैप के साथ हम लोग करेंगे तैयारी बहुत अच्छे से, क्रम से। आप एटलस निकाल कर रख लीजिएगा आज, ठीक है। मैं एटलस, जिनके पास नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, बस खरीद लेना, काफ़ी थोड़ा देखो, जैसे मैं बता दूं,
ये ऑक्सफोर्ड का एटलस होता है, इसको खरीद ले। जिनके पास है पुराना कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो मत खरीदे। जिनके पास नहीं है वो खरीद ले। इनमें जैसे क्या है कि अभी हम मैप पढ़ाएंगे, तो अब जैसे क्या है इंडिया का मैप आप लोग खोल लेंगे। आज क्या है इंडिया का मैप आप खोल लेंगे। ये इंडिया का ये मैप है जो पॉलिटिकल वाला, फिजिकल मत खोलिएगा, पॉलिटिकल वाला इसको खोलेंगे। तो आज हमको यहीं से सारा कुछ कराना है मुझे, ठीक है। तो आप मैप सामने रहेगा तो आप लोग देखते रहिएगा। अब हम बात करेंगे एक और फैक्चुअल देखेंगे। तो अब एक चीज और आगे हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे देश के 5 राज्य, हेडिंग है ये, ना तो तटवर्ती हैं और ना ही किसी देश से सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं 5 राज्य? अब इसका मतलब समझ रहा है मैंने क्या लिखा है, देश के 5 राज्य ना तो तटवर्ती हैं, मतलब ऐसे कोई 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो जिनकी सीमा जो है, जिनकी बाउंड्री जो है समुद्र से टच करती है। तटवर्ती मतलब कौन है? जो समुद्र से जिनका सीमा टच करती है वो होंगे। और फिर मैंने बताया और ना ही किसी देश का मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय, जैसे चाइना है बगल में हमारे, पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान, इस तरीके के जो, और म्यांमार, इस तरीके के जो देश है उनसे हमारे इन राज्यों की सीमा भी टच नहीं करती। ना तो ये समुद्र से इनकी सीमा टच करती है, यानी अंतर जो इनकी बाउंड्रीज है, और ना ही किसी समुद्र से। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? तो मैं पहला लिख रहा हूं, आप ठीक है, मैं पहला लिख रहा हूं, फिर आपको मैप में देखना है। जैसे मैंने आपको लिखा हरियाणा, पहला हरियाणा है। तो अब आप इसको मैप में देखेंगे मैप में तो दिल्ली के है ना, ये जो राजस्थान है और यूपी के से पहले ऊपर आप देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा हरियाणा। तो आप देखेंगे तो ये बीच में है, ना तो इसकी जो बॉर्डर है ना तो किसी समुद्र से मिल रही और ना तो कहीं किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से मिल रही होगी। देख लिया होगा आपने मैप ने, ये मैप में आपको दिख रहा है, जो मैप ने आपको दिखाया था मैंने, इंडिया का जो मैप है उसी में देखना है आपको। ऊपर देखिएगा आप, जहाँ पे ये तरीके बना हुआ, देख लिया होगा। दूसरा फिर है यहाँ पर कौन सा है, तो मध्य प्रदेश। आपने मध्य प्रदेश भी देखा होगा, आप देखिए उसी के जस्ट नीचे आइए आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा, एमपी है ना, मध्य प्रदेश राजस्थान और गुजरात के बगल में, ठीक है, दिख गया होगा। फिर तीसरा आप देखेंगे छत्तीसगढ़, आप देख लीजिएगा, आप लिखते भी चलिएगा और देखते भी चलिएगा। छत्तीसगढ़ भी आपको मिल गया होगा, एमपी से काट कर ही बनाया है, ईस्ट साइड में आपको मिलेगा एमपी के। चौथा झारखंड दोस्तों छत्तीसगढ़ के जस्ट ऊपर नॉर्थ साइड में ही है, ये बिहार को काट के बनाया गया है। पांचवा तेलंगाना, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश को काट कर बनाया गया है तेलंगाना, है ना, ये भी ऐसा देश है, ऐसा राज्य है भारत के अंदर जो तो ना किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से सीमा साझा करता है ना तो तटवर्ती सीमा साझा करता है। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा ना तो समुद्र से लगती है ना किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से ये सीमा साझा करते हैं। बात समझ में आ गई? आपने मैप में देख लिया होगा हरियाणा को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ को आपने देख लिया होगा। जैसे कि मैं आपको मैं रफली समझाऊं तो आपको, जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, समझना है आपको, ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, इसको मैं हम बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा दोस्तों प्यारा भारत है, ये हमारा, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मैंने रफली इस तरीके से आपको मैप बना के बताया। जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, तो यहाँ पर आपको हरियाणा दिखा होगा इस जगह पर, ठीक है, फिर इस जगह पर आपको मध्य प्रदेश यहाँ पे इस तरीके से फैला दिखा होगा, मध्य प्रदेश से सटा हुआ ऐसा ही छत्तीसगढ़ होगा, फिर इसके ऊपर ऐसे झारखंड दिखा होगा आपको, फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश से काट के यहाँ पे तेलंगाना। ये मैंने रफली आपको दिखा दी, इनकी लोकेशंस आपको मिल गए होंगे। तो ये ऐसे देश ऐसे राज्य हैं देश भारत के अंदर जो ना तो किसी तटवर्ती राज्य है, ना तो मतलब जिनकी सीमा ना तो समुद्र से टच करती है यहाँ पे और ना किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से, जैसे, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये है पहला, तो बात समझ में आ गई आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मैप में देखते भी चलेंगे, आपको मैं एकदम मैप रटा दूंगा इंडिया का, अभी हर एक चीज को इंडिया के मैप को समझाऊंगा। ये बात हो गई, इसको समझ लिया आपने। अब हम लोग दोस्तों इसी में आगे बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि भारत से क्या होती है, एक अक्षांश रेखा गुजरती है और एक देशांत रेखा। आप जैसे भारत का मैप देख रहे होंगे तो आप उसमें देखिएगा इस तरीके से लैटिट्यूड, इस तरीके से भारत के मध्य से एक रेखा जारी होगी जिसको कर्क रेखा बोलते हैं।
जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे मैप में, ठीक है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा होगा उसमें। तो अब हम लोग उसी की बात करते हैं। भारत में हेडिंग डालेंगे अब आप लोग कि जो कर्क रेखा और जो अक्षांश रेखा और जो देशांतर रेखा भारत से 2 गुजरती हैं, उनके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, भारत में हेडिंग रहेगी आपकी भारत में कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे जो कर्क रेखा है या जो देशांतर रेखा है, सॉरी कर्क रेखा मतलब जो इसको अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा नाम दिया हमने, ठीक है। तो ये अक्षांश रेखा, इसी तरीके से दोस्तों 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा भारतीय मानक समय होता है। अब ये दो देशांतर और अक्षांश रेखाएं होती क्या है, मैं इनको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये जो देशांतर और अक्षांश रेखाएं है कुछ नहीं, ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिनको ज्योग्राफर ने पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए, अपने अध्ययन की सुविधा के लिए इनको ड्रॉ कर दिया पृथ्वी के ऊपर एक पैरामीटर बनाकर। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए ये रूम है, ये कमरा है हमारा जिसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसको अगर मुझे अध्ययन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी ऊंचाई मुझे जाननी पड़ेगी कि कितनी है, तभी मैं इसको अच्छी तरीके से मेजर कर पाऊंगा, अच्छे तरीके से इसको हम अध्ययन कर पाएंगे। तो इसी तरीके से अर्थ जो थी वो गोल थी जिसका ज्योग्राफी में जो शब्द आता है उसके लिए जियोइड शब्द आता है। अब उसका अध्ययन करना था। अब ज्योग्राफी में अगर पृथ्वी का अध्ययन करना है तो पृथ्वी के कुछ पैरामीटर हमें बनाने पड़ेंगे, जैसे हमने रूम के को अध्ययन करने के लिए कुछ पैरामीटर बनाए हैं। तो इसी तरीके से हमने पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए कुछ पैरामीटर बनाए, जिनमें 2 पैरामीटर हमने बनाए। एक लैटिट्यूड, लैटिट्यूड कैसी होती है, जो इस तरीके से अर्थ के ऊपर लाइन खींची जाती है, ये इमेजिनरी लाइन है। हम अर्थ के वो जो वहां पे अर्थ है उस पर जाके वहां नहीं ऐसे जाके लाइन ड्रॉ की है, नहीं, हमने कागज पे जो हमने ड्रॉ बनाया है इस पे इमेजिन कर दिया कि हमने इतनी दूरी पर एक अक्षांश रेखा। अब यहाँ पे मैं बता दूं, एक से दूसरी अक्षांश रेखा के बीच में 111.32 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये हम लोग बाद में जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहां देखेंगे, तो बात समझ में। तो इस तरीके 2 रेखाएं होती है, एक जो होती है लेटी हुई, इस तरीके से लेटी हुई, जिनको क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं। लेटी हुई रेखा को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। जो 0 डिग्री क्या होता है, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री इधर तक खींची हुई है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 0 डिग्री से नॉर्थ इधर 90 यहाँ तक, तो कुल इस तरीके से खींची गई। इसी तरीके से अर्थ पर कुछ रेखाएं ऐसी लंबवत खींची गई है ना, जिनको क्या बोलते हैं, जो जैसे क्या होता है, इनको लॉन्गिट्यूड, लंबी है लॉन्गिट्यूड, और ये ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्या होती है, ये अपने ईस्ट से इधर ईस्ट की ओर 180 खींची गई हैं, इधर वेस्ट की ओर 180 खींची गई है 0 डिग्री के, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ अर्थ पे ये चीज, इसको मैं अर्थ पे समझाता हूँ। देखो मान लो मैंने गोल, अभी तो ये समझ में आ गया होगा कि क्या होती है इमेजिनरी ये लाइन। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने ये अर्थ बना ली, ये मान लो ये अर्थ है। अब अर्थ पे क्या होता है, एक 0 डिग्री देशांत, ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश क्या करता है, अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ऊपर वाले को बोलते हैं, जो इसका ऊपरी वाला भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मतलब दोस्तों अगर इंग्लिश में बात करें तो नॉर्थ हेमिस्फीयर। इस तरीके जो 0 डिग्री के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ गई, ये हमने बताया। अब क्या होता है, 0 डिग्री क्या है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है 0 डिग्री, इसी तरीके से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होगा, ये खड़ी खड़ी मैंने खींच दी, ठीक है। अब ये 0 डिग्री इधर का पास्ट, जो 0 डिग्री जो इधर होता है उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, यानी ईस्ट हेमिस्फीयर। ये 0 डिग्री इधर वाला जो सर्किल है, इधर जो बोलते हैं उसको वेस्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से क्या है कि जो कर्क रेखा है भारत के, जैसे ये 0 डिग्री 0 है, इसी तरीके से 1 है, इस तरीके से एक लाइन खींची गई, इसी तरीके से 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री अक्षांश, ऐसे ऐसे करके दोस्तों 23.5 डिग्री अक्षांश यहां से गुजरती है। 23.5 डिग्री, इसको नॉर्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। और यही 23.5 डिग्री नॉर्थ जो होती है, इसी को दोस्तों क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा। अब बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसी में, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, कर्क रेखा, ठीक है। इसी में क्या बोलते हैं, इसी को कर्क
रेखा। आप समझ में आ गई होगी। तो कर्क रेखा जो है भारत के दोस्तों मध्य से गुजरती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत इस तरीके से लोकेट होता है। इन जो वर्ल्ड का मैप है उसमें दोस्तों हमारा जो प्यारा भारत है वो इस तरीके से कुछ बना हुआ है। ठीक है, मैंने जब आपको वो पढ़ा रहा था तब मैंने आपको इसको समझाया था। इस तरीके से हमारा प्यारा भारत कुछ होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे थोड़ा प्रॉपर नहीं बन पाया बट इसी तरीके से ये होता है। तो ये जो होता है, अब ये कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजर रही है। तो यानी भारत के जब मध्य से गुजर रही है कर्क रेखा, तो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजर रही है, हमें ये चीज अध्ययन करना है। अब बात समझ में आ गई कर्क रेखा के बारे में। मैं इतना डिटेल क्यों लेके गया, इतनी चीजें क्यों समझाया, क्योंकि आपको एक एक चीज, मेरा क्या यहाँ उद्देश्य, मैंने क्या बताया आपको, जीरो से एकदम हीरो बनाना है मुझे। यहाँ पे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी आपकी नस नस में दौड़ने न लगे जब तक ब्लड की तरह, तब तक दोस्तों आपको सिखा के मानूंगा मैं, है ना। जो नहीं भी चाहेगा उसको भी सिखा दूंगा ज्योग्राफी। बस आप मेरे साथ बने रहें, मैप देखते रहें और मैं जो लिखता जाऊं उसको करते चलें। तो अब कर्क रेखा अब मैंने बस समझा दिया, अब हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अब हम इसमें कुछ एक पॉइंट लिखेंगे। कर्क रेखा देश के, लिखेंगे कर्क रेखा, अब लिखेंगे पॉइंट करके, कर्क रेखा देश के, यानी देश मतलब भारत, देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, कभी पूछ लिया जाए कर्क रेखा तो याद रहना चाहिए आप लोगों को, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं पहले लिख लेते हैं हम लोग, फिर इसमें हम लोग मैप बना के बताऊंगा मैं आपको। कौन सा है पहला, तो पहला है दोस्तों गुजरात। पहला कौन सा है दोस्तों, गुजरात। फिर सेकंड कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। थर्ड कौन सा है दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, तो मध्य प्रदेश। अभी मैं, आप लोग इसको मैप पे बाद में देखिएगा, पहले लिख ले मेरे साथ, फिर मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा इसको। चौथा मध्य प्रदेश के बाद चौथा छत्तीसगढ़, चौथा दोस्तों छत्तीसगढ़। पांचवा दोस्तों झारखंड। छठा दोस्तों पश्चिम बंगाल, जिसको वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। सातवां दोस्तों त्रिपुरा, मुरारी की 8, मिजोरम, पियोरम, बुलाओगम, है ना, मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे दोस्तों क्या है, कर्क रेखा होकर गुजरती है भारत से। बात समझ में आ गई। अब हम देखो, अब हम यहाँ पे प्यारा सा मैप बनाएंगे और प्यारा सा मैप बनाएंगे, इसी क्रम में फिर जानेंगे कौन कौन से। ठीक है, मैंने आपको कल मैप बनाना सिखाया था। जो भी बच्चे नए हैं वो कल की लास्ट में वीडियो देखेंगे तो आपको मैंने मैप बनाना सिखाया कि किस तरीके से हम लोग मैप को अच्छे मैप बना सकते हैं। एक लगेगा कि हाँ ये भारत का मैप है। ठीक है, किस तरीके से बना सकते हैं कल मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे समझाया था। मैं आपको मैप बनाना एकदम परफेक्टली सिखा दूंगा, बस आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ते रहें। कैसे सिखाऊंगा तो वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस आप प्रॉपर रेगुलर मेरे साथ बने रहेंगे और आपको मैं मैप बनाना सिखा दूंगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों प्यारा भारत है। कल मैंने आपको मैप बनाना सिखाया भी था। ये हमारा दोस्तों क्या है, प्यारा भारत है। प्यारे भारत में दोस्तों जो है कर्क रेखा जो है इस तरीके से इसके मध्य से गुजरती है। कैसे दोस्तों, इस तरीके से हम देखेंगे तो दोस्तों ये जो कर्क रेखा इस तरीके से हमारे भारत से इस तरीके से गुजरती है ना। इसका क्या जो नाम होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। अब ये बात हो गई। अब देखो यहाँ से गुजरती है तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य मैंने लिखा है, तो देखो ये होता है दोस्तों गुजरात। इसको दोस्तों गुजरात माने जी, ये गुजरात इस तरीके से। फिर दोस्तों आप देखेंगे तो ये यहाँ से इस तरीके से लेके आप देखेंगे तो इस तरीके से ये राजस्थान है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं है तो ये दोस्तों इस तरीके से देखेंगे तो आप इस तरीके से, आपको राजस्थान से हल्का टच करता है। फिर इधर से आप देखेंगे इस तरीके से तो ये दोस्तों क्या है, यहाँ पे इस तरीके से एमपी है। ठीक है, फिर इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे तो ये छत्तीसगढ़ है। फिर इधर ऊपर नॉर्थ में इस तरीके से झारखंड है
और यहाँ पे इस तरीके से आप देखेंगे, थोड़ा सा इधर बिहार का ये एरिया छोड़ दे तो ये पूरा क्या है, पश्चिम बंगाल, और फिर ये त्रिपुरा है और ये मिजोरम। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, जैसे कि मैंने राजस्थान लिखा, गुजरात लिखा, तो इधर देखेंगे राजस्थान है, ये दोस्तों MP है, ये C फॉर छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ है। आप देखेंगे मैप में दिख रहा होगा आपको, ये झारखंड है, ये झारखंड है। ठीक है, आपको मैप में दिख रहा है, ये वेस्ट बंगाल यानी WB भी लिख सकते हैं इसमें, WB यानी वेस्ट बंगाल है। ये दोस्तों त्रिपुरा है, T लिख देंगे, और ये मिजोरम M। तो ये 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने आपको मैप में आपको ये बना के भी दिखा दिए कौन कौन से राज्य में। ठीक है, आप अपने मैप में देखेंगे तो दिख रहा होगा आपको कि कौन, गुजरात है, राजस्थान है, MP है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड। अब इसकी आपको ट्रिक लिखनी है, मान लीजिए कभी नहीं याद हो तो इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है दोस्तों, तो ट्रिक इसकी क्या है, तो ट्रिक इसकी है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी मतलब दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा उधर, और फिर पा से दोस्तों पश्चिम बंगाल, आर से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये इसकी ट्रिक है क्या है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार, किसकी, कर्क रेखा पर। वैसे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, आप याद करने का तरीका रखिएगा हमेशा। आप अगर मान लीजिए कर्क रेखा को कभी पढ़ते हैं तो या तो इधर से शुरू करिएगा, इधर वाले स्टेट से, जैसे गुजरात, राजस्थान, MP इस तरीके, या तो इधर से पढ़ते हैं तो मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, इस तरीके से एक क्रम में आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा हमेशा। आप ट्रिक अगर भूल भी जाते हैं तो भी आपको क्रम याद रहना चाहिए। कभी कभी पूछ सकता है कि कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों को वेस्ट से ईस्ट की ओर क्रमबद्ध करें, यानी पश्चिम से पूरब की ओर क्रमबद्ध रूप में बताएं। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, और कितने राज्य हैं, 8 हैं, कौन कौन से, ये मैंने बता दिया। तो ये बात हो गई दोस्तों हमारी कर्क रेखा की। ठीक है, और मैंने कर्क रेखा के बारे में आपको पहले बता भी दिया थोड़ा सा। तो ये चीजें, और हम इसको अभी डिटेल से जब हम करेंगे, ये फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, यहाँ पे जितनी नीड थी उससे ज्यादा मैंने आपको बताया, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ पूरा यूट्यूब छान मारिएगा, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा जितना मैंने पीछे ले जाकर आपको समझाया इसमें। देखो मेरा मोटिव है, मैं ज्योग्राफी को एकदम आपको नस नस में घोल दूंगा, एकदम नस नस में, है ना। क्या आपको कोई गाना, एक गाना नहीं है, वही चीज़ है ना। तो अब ये हुआ। अब हम बात करेंगे दूसरी एक और, जो मैंने बताया जैसे देशांतर रेखा एक है जो 82.5 डिग्री जो हमारे भारत से गुजरती है। ठीक है, वो कौन सी है, तो भारतीय मानक, इसको क्या लिखेंगे, भारतीय मानक समय रेखा कितनी है, तो इसको लिख लीजिए 82.5 डिग्री। इस तरीके से लिखा होता है, या कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी लिखा मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ठीक है, मैं उधर लिख दूंगा, मगर इधर आपको लिख दे रहा हूं मैं इस तरीके 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर होती है। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, पूर्वी देशांतर जिसको बोलते हैं, ये होती है भारतीय मानक समय रेखा। अब ये दोस्तों क्या है, तो इसको भी लिख लेना है, यहाँ लिखना है। इसमें पॉइंट क्या लिखना है दोस्तों, इसमें पॉइंट लिखेंगे, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, या देश के लिख लो, या भारत के, या देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैं आपको बताऊं ये मानक समय रेखा हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या है, अब मान लीजिए भारत जो है, अगर आप भारत का लोकेशन देखेंगे तो भारत दोस्तों 30 डिग्री देशांतर में विस्तारित है और 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है। यानी इसका 30 डिग्री अक्षांशीय विस्तार है और 30 ही डिग्री इसका देशांतरीय विस्तार है। यानी अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय रहता है। जैसे कि अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश दोस्तों उधर कोने में है, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्य अस्त और सूर्य उदय होने के क्रम में 2 घंटे का फर्क होता है, 2 घंटे का फर्क होता है। तो अब टाइम मैनेज कैसे किया जाए, तो हमने क्या कर दिया, एक बीच से एक लाइन खींच दी, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, अपना एक टाइम सेट कर दिया। उसी को दोस्तों हम लोग उधर के जो क्या है अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं वो मानते हैं, उसी टाइम को गुजरात में रहने वाले लोग भी मानते हैं। ठीक है, तो भारतीय समय रेखा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने भारत का टाइम सेट कर रखा है। इसको हम लोग और डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी जितनी नीड है उतना
ठीक है। तो भारतीय मानक समय रेखा ये है। हर देश अपना एक समय रेखा बना रखा है, हर देश ने अपना एक टाइम जोन बना रखा है, उसी टाइम जोन के अकॉर्डिंग उसके देश का टाइम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझना है बस। तो ये कौन कौन से राज्य हैं, तो पहला राज्य आप लिखेंगे दोस्तों यूपी, यानी दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी दोस्तों हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा दोस्तों मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी है भाई। तीसरा दोस्तों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से काट कर ही बना है छत्तीसगढ़। चौथा क्या है दोस्तों, उड़ीसा। पांचवा क्या है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य जो हैं दोस्तों, जो भारतीय मानक समय जिनसे होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। अब फिर मैं इनको बनाता हूं, इसको बनाता हूं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा भारत के मानक समय रेखा में नीचे। ये लिखने के बाद इसी में एक पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। ये लिख लीजिएगा, यह उत्तर प्रदेश के, बहुत जगह नैनी लिखा होता है दोस्तों, नैनी, जो इलाहाबाद के पास नैनी, तो दोस्तों उसको अब उसको डिलीट करिएगा अपने माइंड से, बट उसको आप अब इसको लिखिएगा दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। क्योंकि दोस्तों अगर हाँ यूपी में आप रहते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है कि मिर्जापुर से, ठीक है। यूपी में दोस्तों, यूपी के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बात हो गई, ये पॉइंट आपने उम्मीद है लिख लिया होगा। अब मैं आगे आपको इस पर फिर से मैप बनाता हूँ, आपको भी मैं जैसे मैप बनाता हूँ आपको भी वैसे मैप बना के चलना है, ठीक है, ताकि फिर तभी तो आपका मैप प्रैक्टिस होगा ना। बस आप थोड़ा सा रफली बनाएंगे, थोड़ा सा गंदा बनेगा, और इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ होगा आपका, है ना। 1-2 बार में तो प्रैक्टिस मैंने भी नहीं की थी, मैंने भी भाई कई बार बनाया है, तब जाके तो मेरा भी सही बनने लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। करत करत अभ्यास, है ना, वही वाली कहानी जड़ती, है ना, वही। तो ये हमारा दोस्तों क्या है, प्यारा भारत है। अब प्यारा भारत जो हमारा है, इसमें दोस्तों क्या है कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम जानते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेट है दोस्तों, ये पूरा इस तरीके से फैला हुआ है, ये यूपी है, ठीक है। फिर इधर दोस्तों इस तरीके से हम देखते हैं कि ये दोस्तों क्या है, ये दोस्तों क्या है, एमपी है। और इधर ही एमपी को काट कर इधर से ऐसे बनाया गया छत्तीसगढ़। ये कुछ थोड़ा बड़े बड़े मैंने बना दिए स्टेट, थोड़ा सा रुकिएगा। ये दोस्तों क्या है, मान लीजिए ये एमपी है ना। बस एक आपको रफली मैप बनाना है, ये है। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों ये आपका पूरा इस तरीके से उड़ीसा फैला हुआ है, और फिर इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये दोस्तों आंध्र प्रदेश है, ठीक है, एक मान लीजिए। और फिर यहीं से दोस्तों क्या होता है, हमारी एक लाइन भारतीय मानक समय रेखा हम गुजारते हैं, जो दोस्तों क्या होता है यूपी के नैनी से होकर इस तरीके से गुजरती है, ठीक है। तो ये यूपी के नैनी से होकर गुजरती है, और जो दोस्तों भारत के 5 राज्यों यूपी के मिर्जापुर, मिर्जापुर जिले से, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। आप अपने मैप में देखेंगे तो आप अपने एटलस में देखेंगे तो अपने एटलस में आपको बहुत स्पष्ट दिख जाएगा, ठीक है। आपको अपने एटलस में बहुत स्पष्ट दिख जाएगा, ठीक है। ये यूपी है, ये दोस्तों क्या है, ये मध्य प्रदेश है, और ये छत्तीसगढ़ है। और हाँ, यहाँ पे नोट करके लिख लेना है कि भारतीय मानक समय रेखा, नोट करके लिखिएगा, चलिए लिखिए नोट करके, भारतीय मानक समय रेखा झारखंड और बिहार से होकर नहीं गुजरती है। लिखना है इसको, बहुत जरूरी है लिखना है। भारतीय मानक समय रेखा बिहार और झारखंड राज्य से होकर नहीं गुजरती है। नोट करके लिखिएगा, और इसको हाईलाइट भी कर दीजिएगा ज़्यादा हो सके तो, क्योंकि ये दिमाग में रहना चाहिए कि इनसे नहीं गुजरती। आपसे पूछेगा, यही 4 दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको याद रहना चाहिए। ये 5 तो याद रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद अगला नहीं पूछा जाता तो आपको याद रखना जरूर, वो बिहार और झारखंड में कोई एक राज्य देगा जरूर आपको,
बिहार झारखंड में एक राज्य जरूर देगा, आपको पास के ही देगा वो, तो आपको लिख दी, इसीलिए मैंने आपको लिखाया कि बिहार एवं झारखंड राज्य भारतीय मानक समय रेखा, बिहार एवं क्या मैंने लिखा है, भारतीय मानक समय रेखा बिहार एवं झारखंड राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, ये पॉइंट लिखा है मैंने। तो ये मैप हो गया, इसको बना लिया होगा आपने, और इसको आपने एटलस में देख लिया होगा। एटलस में आपको दिखा ना कि कहाँ कहाँ है, तो आपको एटलस में दिख गया होगा ये। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसकी बात हम करते हैं, इसी में देखो इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं। चलिए ट्रिक आपको याद रखने के लिए ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक क्या है दोस्तों, इसमें ट्रिक है उमा एसी चलते ही उड़ गई, उड़ गई। अब ऊ फॉर उत्तर प्रदेश, ये ऊ जो है, इसका ऊ जो है ये उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है, और इसका माँ जो है ये मध्य प्रदेश के लिए है। आप सिर्फ ट्रिक लिखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे, ठीक है, आप सिर्फ ट्रिक लिख लीजिएगा। ए फॉर दोस्तों क्या है, आंध्र प्रदेश, ए फॉर दोस्तों क्या है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा। और सी फॉर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और उड़ से उड़ीसा, उड़ से उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हैं। आप इस तरीके से मत लिखिए, आपने तो लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या किसका मतलब क्या है। ऊ से उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, और ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, और उड़ से उड़ीसा। तो उमा ऐसी चलते ही उड़ गई, इसकी ट्रिक है, ठीक है, इसकी ट्रिक है। आप वैसे भी आपको याद हो जाएंगे, 2-4 बार आप पढ़ेंगे क्रम से, आपको याद रहेगा। तो ये दोस्तों हो गई भारत के भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, हमने देख लिया, ठीक है, ये हमने देख लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम आगे क्या बात करेंगे, और आगे अब हमारे पास रह गया है, अब हमारे पास सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो क्या, कि कौन कौन से राज्य, यानी जैसे कि हम देखें कि चाइना, तो चाइना से कौन कौन से भारत के राज्य जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, है ना, यानी जो भारतीय जो स्टेट हैं वो किन किन अंतर्राष्ट्रीय देशों से सीमा साझा करते हैं, उनको हमको देखना है। एक यही चीज़ इसमें रह गया है, बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ इसमें कवर करा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग अब अगली वीडियो में रखेंगे, यानी अगले, है ना, अगले, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें हमको डिटेल से बताने की वजह से थोड़ा टाइम लगा, है ना। तो आपको कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में बहुत अच्छी समझ में हो गई हो, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई हो। मैं आपको एक कर्क रेखा के बारे में एक चीज़ और आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्या है कि जैसे कि आपने कर्क रेखा देखा होगा, तो जब कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो आपको मैं एक चीज़ थोड़ा देखो, जैसे कि ये क्या होता है, ये अर्थ होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कोई उसका यहाँ इंडियन ज्योग्राफी के लिए कोई यूज नहीं है, बट हम लोग क्लाइमेट में पढ़ते हैं। तो ये क्या होती है दोस्तों, ये 23.5 डिग्री 0 डिग्री होती है, अक्षांश होता है, और ये दोस्तों 23.5 डिग्री क्या होती है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री ये नॉर्थ होता है। और इसके बीच का जो एरिया होता है, इसको दोस्तों बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। और इसके जो ऊपर का क्षेत्र होता है उसको उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया का जो नीचे वाला साउथ वाला पोर्शन, आप देखे होंगे मैप में, आपने मैप बनाया है, आप देखिए जो कर्क रेखा जब गुजर रही है तो उसके नीचे वाला क्षेत्र देखिए, वो किस में आ रहा है, वो 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि 0 डिग्री तो हमारे और नीचे से जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, यानी जो साउथ वाला एरिया है भारत का वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। बट अगर हम देखें ऊपर वाला, इसका ऊपर एरिया जो 23.5 डिग्री के ऊपर है, वो किस में आ जाएगा दोस्तों, वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। वो क्या होता है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यानी भारत में 2 तरीके के कटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब इसमें क्या होता है, इसमें जलवायु परिवर्तन होता है। जैसे इधर का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा आपको गर्मी, यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है, क्योंकि सन जो होता है, सन का जो पाथ होता है वो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ मैक्सिमम होता है, और 23.5 डिग्री साउथ है ना मैक्सिमम होता है।
मिनिमम 0 डिग्री तक जाएगा और फिर यहाँ से देखो जैसे सन यहाँ से चला तो मैक्सिमम यहाँ तक, यहाँ से जाने पर फिर टर्न हो जाएगा नीचे, फिर साउथ में जाएगा 3.5 डिग्री साउथ, फिर इधर जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, इसका पाथ होता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो ट्रॉपिकल जोन होता है यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, और आप जब 0 डिग्री पहुँचते हैं तो 0 डिग्री पर हमेशा टेम्परेचर रहता है और यहाँ पर बारिश होती है। इसीलिए दोस्तों देखेंगे 0 डिग्री के जो आसपास का जो 10 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री और साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, दोनों के जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो जैव विविधता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है। वहां पर बायोडायवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा मिले। क्यों? क्योंकि बायोडायवर्सिटी के लिए क्या चाहिए, बायोडायवर्सिटी जहां पे बनेगी जहां पे वर्षा का मात्रा पर्याप्त मात्रा में हो, और सन, क्योंकि सन क्या है, सन क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण। जो पौधे होते हैं उनकी प्रकाश संश्लेषण के लिए जो फोटोसिंथेसिस जिसको बोलते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और सन और जो पौधे होते हैं उनके लिए और क्या जरूरी होता है, और उनके लिए क्या होता है, और उनके पानी जरूरी होता है। तो दोनों चीज इनको भरपूर मात्रा में मिल रहा होता है। दूसरी चीज, जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होंगे वहीं पर जीव जंतु भी ज्यादा आपको मिलेंगे, वहीं पर आपको पक्षियां भी, जो पक्षी हैं वो भी ज्यादा मिलेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर बायोडायवर्सिटी का हब होता है। ये बात समझ में आया, ये मैं इसको ये समझा रहा था यहाँ पे, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है ना। इसीलिए दोस्तों क्या है, भारत का जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री बीच से गुजरने की वजह से भारत का जो क्लाइमेटिक जोन है वो 2 तरीके का होता है। एक तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है और दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। इसको हम लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी यहाँ पे था तो थोड़ा मैंने बता दिया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग और आराम से अभी आगे पढ़ेंगे। बट मैं यहाँ पे जब पढ़ाई इरादा करके देखा तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो कभी क्या होता है, मान देखो मेरा मोटिव है कि आपका नॉलेज बढ़े, आपको चीज़ें अच्छे से मिले, आप चीज़ों को समझे। मैं पीपीटी लेकर आऊँ, मैं लिख लूँ यहाँ पर और फिर आके करके देखा यहाँ से इधर से ये वो करने लगूं, वो आपके बेनिफिशियल नहीं है। मैं कितना आपको एक्स्ट्रा समझा पा रहा हूँ वो बेनिफिशियल है। अब मैंने देखिए यहाँ पे आपको बना समझाया तो आपका प्रैक्टिस हो रहा है। आप खुद मैप बनाएंगे, आप खुद उसमें स्टेट को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक लोकेशंस पता चलेंगे कि मैप में कि स्टेट की लोकेशंस कहाँ पर है, किस। अभी कल देखिएगा, कल और आपका क्लियर हो जाए, मतलब अगले जब अगली क्लास ज्योग्राफी लेंगे तो देखिएगा आपको एक एक स्टेट का पता चलेगा कौन सा स्टेट किस देश से शेयर करता है, किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है। एकदम नस नस में आप समझ आ जाएगा आपको ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है, चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आज सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।